हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास जो रहने वाली है सीटेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से रिलेटेड 50 इम्पॉर्टेंट PYQs। तो सीटेट को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको पता ही होगा जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो हर सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप मैथ और साइंस सब्जेक्ट से हो, चाहे आप SST से हो। सभी के लिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो सेम रहता है। 30 क्वेश्चंस के साथ ये पार्ट आता है और एक सीटेट को क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका रोल जो है वो रहता है। तो शुरू करते हैं, चलिए आज की क्लास। अगर इसके पीछे की क्लासेस को आपने नहीं देखा है अभी तक, या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछली क्लासेस को भी जाकर ज़रूर चेक करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी पेडागॉगी से रिलेटेड क्वेश्चंस 50-50 करके मैं वहाँ पर पढ़ा चुकी हूँ। लगभग 3 या 4 क्लासेस पीछे हो चुकी हैं। तो चलिए आज की क्लास के क्वेश्चंस देख लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास के क्वेश्चंस हैं, तो क्लास को स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, विकास का जो अधोगामी सिद्धांत है वो क्या बताता है कि विकास जो है वो किस दिशा में चलता है। जो विकास है वो कौन सी दिशा में आगे बढ़ता है, जो अधोगामी सिद्धांत है उसमें। तो डेवलपमेंट का जो ये अधोगामी सिद्धांत है ये कहाँ से कहाँ की ओर चलता है। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो दे रखे हैं, सिर से पैर की ओर, केंद्र से सिरों की ओर, या पैर से सिर की ओर, या फिर विशिष्ट से मानने की ओर। तो ये जो अधोगामी सिद्धांत है ये केंद्र से सिरों की ओर चलता है, ठीक है। केंद्र से सिरों की ओर चलता है। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि बच्चों में जो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि होती है वो कौन सी होती है। तो आपको पता है छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल से कम जो होते हैं वो अभी बोलना स्टार्ट नहीं किए होते हैं, अभी वो बोलना सीख रहे होते हैं, भाषा उनकी जो है वो विकसित हो रही होती है। तो जन्म से पूर्व वाली अवधि ऑप्शन में दे रखा है, जन्म से पूर्व की अवधि। तो जन्म से पूर्व जो है वो बच्चा बोलना कैसे सीख सकता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। तो ये इसका आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो 2 से 6 वाली अवस्था है वो अर्ली चाइल्डहुड कहलाती है। तो अर्ली चाइल्डहुड में ही बच्चा जो है वो बोलना स्टार्ट करता है, उसकी भाषा का विकास जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है मध्य वाली अवस्था। तो मध्य वाली अवस्था तक तो 6 से 12 तक तो बच्चा जो है वो थोड़ा बड़ा हो चुका होता है। उसके बाद किशोरावस्था की बात आती है, तो किशोरावस्था में तो बच्चा जो है वो एक तरह से 12 to 18 तक होता है। तो उस टाइम तो बच्चे की भाषा जो है वो पूरी तरह से विकसित जो है वो हो चुकी होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, और यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आपने कैसे क्वेश्चन के आंसर जो है वो सही ढूंढना है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं कि विकास केवल अनुवांशिकता का परिणाम होता है, यानी कि हेरिडिटी का एक परिणाम होता है। नेक्स्ट है कि विकास बहुआयामी होता है। नेक्स्ट है कि विकास की दर सभी संस्कृतियों के लिए एक समान होती है। नेक्स्ट है कि विकास केवल स्कूल में होने वाले अधिगम में होता है। तो यहाँ पर जिस भी ऑप्शन में आपको केवल दिख रहा है, क्योंकि केवल वर्ड जो है वो एक नेगेटिव टर्म है, केवल वाला वर्ड जो होता है वो एक नेगेटिव टर्म के रूप में देखा जाता है। तो केवल वाले वर्ड्स को आपने एलिमिनेट कर देना है। जिस भी ऑप्शन में केवल दिया गया है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, जैसे कि विकास केवल अनुवांशिकता का परिणाम है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आता है विकास की दर जो है वो सभी संस्कृतियों के लिए समान होती है। मान लीजिए कि एक तरफ एक आदमी है और दूसरी तरफ एक जानवर है, तो दोनों के लिए विकास कैसे सेम हो सकता है। मान लो एक छोटा सा बच्चा है और एक जानवर का बच्चा है, मान लो, तो उनमें जो विकास है वो अलग अलग दर से होता है, एक दर से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सभी संस्कृतियों के लिए समान होता है, ये भी गलत हो जाएगा। विकास केवल स्कूल में होने वाले अधिगम से होता है, तो यहाँ पर भी केवल वर्ड आता है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर बच जाएगा वो ये रहेगा कि विकास बहुआयामी होता है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल जो है वो एक डेवलपमेंट जो है वो रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
कि समाज के बच्चों या समाज में समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका होती है। जो बच्चे हैं उनके समाजीकरण में जो परिवार है उसकी क्या भूमिका रहती है। आपको पता है बच्चे जो हैं वो लगभग 3 से 4 5 साल की उम्र में जो है वो बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जो बच्चा है यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो बच्चे की स्टार्ट हो जाती है वो घर से ही स्टार्ट होती है, एक परिवार से ही स्टार्ट होती है। वो अपने परिवार के सदस्यों को देख कर ही अपनी भाषा का विकास करना शुरू करता है, वो बोलना स्टार्ट करता है, वो चलना स्टार्ट करता है। तब तक वो अपने परिवार में ही होता है, ठीक है। तो बच्चे का जो समाजीकरण है वो अपने परिवार से ही हो जाता है कि किस तरह से किसी से बात करनी है, किस तरह से किसी के साथ बिहेव करना है, वो सब कुछ अपने परिवार से ही सीखता है। तो परिवार की जो भूमिका रहती है बच्चे के समाजीकरण में वो प्राइमरी रहती है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर की भूमिका रहती है, ठीक है। बाकी स्कूल्स वगैरह जो होते हैं ये द्वितीयक सेकेंडरी लेवल में बच्चे के आते हैं, ठीक है, समाजीकरण करने में। तो एक परिवार है, चाहे आस पड़ोस है, ये सभी जो है वो प्राथमिक समाजीकरण में बच्चे की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे, बहुत इंपॉर्टेंट एक मनोवैज्ञानिक है ये, सीटेट के लिए बहुत बार इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक जो विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो सीख प्राप्त करते हैं। तो जीन पियाजे, सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाता है। जिन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता है कि इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था, तो इन्होंने सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो एक तो हमारा क्वेश्चन ये ही बन जाता है, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन जाता है कि संज्ञान जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। और इनके द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था उसमें 4 अवस्थाएं बच्चे की बताई गई थी संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी अवस्था इनकी ऐसी थी जिसमें बच्चा जो है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो प्राप्त कर लेता है, यानी कि वस्तु स्थायित्व उस बच्चे में आ जाता है। तो यहाँ पर 4 अवस्थाएं, चारों के नाम दिए गए हैं, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो पहली स्टेज है यानी कि 0 से 2 वर्ष की, उसमें जो है बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो आ जाता है। संवेदीगामक अवस्था जो है, सेंसरी मोटर स्टेज जो है, उसमें बच्चा जो है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो सीख लेता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बच्चे से कोई चीज़ छुपाओगे भी, उसको एकदम से बच्चे ने कोई चीज़ देख ली, आपने उसको छुपा ली, तो बच्चे को पता होता है कि ये चीज़ यहीं पर है, वो चीज़ कहीं नहीं गई है, ठीक है। ये चीज़ जो है बच्चे में 0 से 2 वर्ष की आयु तक बच्चा जो है वो सीख चुका होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा कि संवेदी गामा का जो अवस्था है, सेंसरी मोटर जो स्टेज है, उसमें बच्चे में वस्तु स्थायित्व की स्थायित्व जो है वो प्राप्त कर चुका बच्चा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आता है यहाँ पर। तो क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार एक बच्ची यह मानती है कि सभी निर्जीव वस्तुएं जैसे बादल हो गए, खिलौने हो गए, उनमें जीवन की भावनाएं होती हैं। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? एक छोटा सा बच्चा है, उसको ये पता नहीं होता है कि कौन सी वस्तु जो है वो संजीव है और कौन सी वस्तु जो है निर्जीव है। बच्चा जो है वो यही मान के चलता है कि ये भी हमारी तरह सांस लेते हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको भी अपनी तरह संजीव समझकर बच्चा जो है वो बिहेव करता है, ठीक है। जैसे उसको ये पता नहीं है कि बादल जो है वो निर्जीव है, खिलौना जो है वो निर्जीव है। मान लो कि उसके पास अगर अपनी एक गुड़िया है तो वो उसको भी यही समझेगी कि वो भी पानी पिएगी, वो भी खाना खाएगी, ठीक है। तो उस तरह से बच्चे का जो ये बिहेव करते हैं बच्चे, ये जो भावनाएं बच्चे में होती हैं, ये क्या प्रदर्शित करती हैं? ये प्रदर्शित करती हैं एमनिज्म, जो जीववाद कहलाता है, ठीक है। जीववाद बच्चे का ये प्रदर्शित करता है कि बच्चा जो निर्जीव वस्तुओं को भी संजीव समझने की गलती जो है वो करता है, ठीक है। तो ये बच्चे का जीववाद जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की का, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फिलोसफर है या फिर मनोवैज्ञानिक आप कह सकते हो इनको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन तो सीटेट में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की जो थे, उनको उनके द्वारा जो है वो क्या मानते थे कि संज्ञानात्मक विकास का जो प्राथमिक कारण है वो क्या है। वो ये मानते थे कि बच्चा जो है उसका जो एक संज्ञानात्मक विकास है वो किस तरह से हो सकता है। वो मानते थे कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया से ही हो सकता है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन से ही बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो हो सकता है, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक
उनकी लाइन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फिर से वाइगॉत्स्की से रिलेटेड कि वाइगॉत्स्की जो थे उनके सिद्धांत में यह वह सहायता जो अधिक जानकार व्यक्ति जो है वो बच्चे को के द्वारा जो है वो बच्चे को दी जाती है ताकि वह जो है वो किसी कार्य को कर सके। तो ये क्या सहायता जो है वो क्या कहलाती है? तो वाइगॉत्स्की का जो सिद्धांत है उसमें वाइगॉत्स्की का ये मानना था कि एक बच्चा जो है अगर उसको किसी काम को करने में समस्या उत्पन्न हो रही है तो उस काम को करने में अगर कोई अधिक जानकार व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, उसके माता पिता हों, उसके गार्डियन हों, उसके टीचर्स हों, उसको सहायता देते हैं या फिर एक छोटा सा हिंट देते हैं, तो वो सहायता जो है वो क्या कहलाती है? वो सहायता कहलाती है स्कैफोल्डिंग, जिसको हिंदी में पाड़ कहा जाता है या ढांचा कहा जाता है। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग जो है वो कहलाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है वाइगॉत्स्की का कि स्कैफोल्डिंग जो है वो बच्चा जो है उसमें थोड़ी सी एक हिंट के रूप में एक अपने से बड़े जो भी उसका बड़ा माता पिता हैं चाहे गार्डियन हैं उनसे थोड़ी सी सहायता लेता है, तो स्कैफोल्डिंग जो है वो कहलाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वाइगॉत्स्की से ही रिलेटेड है कि वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे जब खुद से बात करते हैं यानी कि स्वयं को निर्देशित करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? बच्चे जो हैं वो स्वयं को निर्देशित करने के लिए अगर वो पढ़ रहे हैं, तो मतलब कि स्वयं से बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कि निजी वाक, प्राइवेट स्पीच वो कहलाता है। ठीक है, तो प्राइवेट उस चीज को प्राइवेट स्पीच जो है वो उस चीज को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में एक अच्छा लड़का या लड़की अभिविन्यास जो है वो किस स्तर पर आता है? तो लॉरेंस कोहल वर्ग जो थे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट एक फिलोसफर थे। इस सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं क्योंकि इन्होंने जो है वो नैतिक विकास का मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत जो है वो दिया है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में जो 3 चरण हैं वो बताए हैं, आगे उनको 2-2 उपचरणों में बांटा है। ठीक है, तो जो ये मानते थे कि एक अच्छा लड़का या लड़की जो है अभिविन्यास ये स्तर किस स्तर में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पारंपरिक स्तर में। ठीक है, कन्वेंशनल जो एक स्टेज है उसमें ये मानते थे कि एक अच्छा लड़का या लड़की अभिविन्यास इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, बाकी 3 स्टेजेस हैं और जो आगे उसके 6 पार्ट्स इन्होंने किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरोल गिलिगन। ठीक है, कैरोल गिलिगन जो थे उन्होंने लॉरेंस कोहल वर्ग के जो नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की है? तो उन्होंने, आप एक तो यहाँ से क्वेश्चन ये तैयार हो गया कि लॉरेंस कोहल वर्ग को की आलोचना किसने की है, तो कैरोल गिलिगन का नाम आपने याद रखना है। तो यहाँ पर किस आधार पर उन्होंने आलोचना की है? उनका मानना था कि ये है नारीवादी दृष्टिकोण जैसे कि देखभाल की नैतिकता की उपेक्षा करता है और पुरुष केंद्रित है। ठीक है, उनका ये मानना था कि कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है केवल पुरुष केंद्रित है, इसमें स्त्रियों को ज़्यादा रोल जो है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर जो थे उसके बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर के जो मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत के अनुसार दूसरों की भावनाओं और इरादों की और प्रेरणाओं को समझने की क्षमता कौन सी बुद्धि है? ठीक है, तो उन्होंने हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियों को बताया हुआ है। ये मानते थे कि इंसान में 8 प्रकार की बुद्धियां जो है वो पाई जाती हैं, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इनके बुद्धि सिद्धांत को कहा जाता है। तो ये
मतलब कौन सी बुद्धि में ये मानते थे कि जो दूसरों की भावनाओं, इरादों और भावनाओं को, प्रेरणाओं को हम समझने की शक्ति जो है वो कौन सी बुद्धि में पाई जाती है। तो ये होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में, ठीक है। इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है उसमें ये मानते थे कि इंसान जो है वो दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझने की क्षमता जो है वो रखता है, ठीक है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 किस बात पर बल देती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। NEP से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सीटेट में आपको देखने को मिलेंगे और CDP वाले पार्ट में ज़्यादातर, ठीक है। तो NEP 2020 किस बात पर बल देती है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि परीक्षा के लिए सीखने पर, रटकर याद करने पर, वैचारिक समझ पर या मानकीकृत पाठ्यक्रम पर। तो परीक्षा के लिए सीखना तो बिल्कुल नेगेटिव टर्म है। रटकर याद करना यानी कि रोट लर्निंग जो है वो भी बिल्कुल गलत नेगेटिव टर्म है, ठीक है। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है वैचारिक समझ, ठीक है। जब बच्चे में एक वैचारिक समझ आ जाती है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसका थोड़ा सा बन जाता है किसी कॉन्सेप्ट को लेकर, तो बच्चा जो है वो NEP शिक्षा नीति का ये लक्ष्य है कि उस बच्चे में कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो उत्पन्न करनी है, ठीक है। बच्चे को किसी कॉन्सेप्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका खुद का बन जाए कि वो खुद उस कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो यही NEP इस बात पर ही बल देती है, NEP 2020। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील शिक्षा जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसके जनक जॉन डीवी, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आपको यहाँ से पता चल गया कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है। तो जॉन डीवी हैं। उनके अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो वो क्या मानते थे कि शिक्षा कैसी हो, ठीक है। तो जॉन डीवी मानते थे शिक्षक केंद्रित हो या पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो, बाल केंद्रित हो या परीक्षा आधारित हो। जो जॉन डीवी थे, टीचर सेंटर तो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वो एक बुक सेंटर भी बिल्कुल नहीं मानते थे। परीक्षा आधारित वो बिल्कुल नहीं मानते थे कि परीक्षा पर आधारित हो बच्चे की शिक्षा। वो ये मानते थे कि बाल केंद्रित हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, एक अनुभव आधारित शिक्षा हो, लर्निंग बाय डूइंग बच्चे जो है वो कर सके, ठीक है। तो ये जॉन डीवी का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट था कि बच्चे खुद से सीख सकें। बच्चे जो है वो किसी भी चीज़ को अगर सीखना चाह रहे हैं तो वो खुद उस पर काम करें और खुद ही सीखें, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत जो है वो जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है, ये आपने याद रखना है। बाकी चाइल्ड सेंटर्ड वो मानते थे कि शिक्षा होनी चाहिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़के अक्सर गणित में और लड़कियां अक्सर भाषाओं की में अच्छी मानी जाती हैं, ये क्या दर्शाता है। मान लो कि पहले की जो धारणाएं बनाई गई थी कि लड़के यही काम अच्छा कर सकते हैं, लड़के जो है वो गाड़ी अच्छे से चलाते हैं, लड़कियां जो वो घर अच्छे से संभालती हैं, तो ये एक रूढ़िवादिता है, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग है, ठीक है। बच्चे में जो एक जेंडर को लेकर एक धारणा बना दी जाती है कि लड़के यही काम अच्छा करेंगे, लड़कियां यही काम अच्छा करेंगी, तो वो क्या है, वो एक स्टीरियोटाइपिंग है। जेंडर स्टीरियोटाइप जो है ये भी कहलाता है। जेंडर समानता बिल्कुल नहीं होगी, जेंडर समता भी बिल्कुल नहीं होगी, जैविक अंतर भी बिल्कुल नहीं होगा। जेंडर रूढ़िवादिता, एक धारणा बना दी गई है कि लड़के ये काम अच्छा करते हैं और लड़कियां ये काम अच्छा करती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये जेंडर रूढ़िवादिता कहलाती है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ये कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE, ठीक है। CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो CCE का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के सीखने के तरीके का अवलोकन करना और सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया देना। बच्चा किस प्रकार से किसी चीज़ को सीख रहा है उसका ऑब्जर्वेशन करना कि बच्चा जो है वो कौन सी चीज़ को किस प्रकार से सीख सकता है। अगर हम उसको लिखना भी सिखा रहे हैं तो पहले तो उसको लिखने के लिए कुछ देना है ताकि हम समझ सकें कि बच्चा किस प्रकार से लिखना जो है वो सीख सकता है। या पढ़ने को लेकर, ये तो मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण एग्जाम्पल दे रही हूँ। बाकी किसी भी चीज़ को लेकर बच्चे को, किसी भी कार्य को अगर बच्चा सीख रहा है तो उसको पहले ऑब्जर्व करना है कि बच्चा उस काम को किस प्रकार से सीख सकता है। उसके बाद उसको एक रचनात्मक प्रतिक्रिया जो है वो देना ताकि बच्चा जो है उसमें सुधार कर सके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसका क्या अर्थ है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसका क्या अर्थ होगा, उसका अर्थ होगा कि सभी बच्चे जैसे किसी भी वर्ग से हों, सामान्य हों, विशेष हों, उनको एक ही कक्षा में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पढ़ाना, ठीक है। तो
चाहे वो बच्चा एक डिसेबल हो, चाहे एक गिफ्टेड चाइल्ड हो, उसको एक ही कक्षा में बच्चे को पढ़ाना, वही इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डिसेबिलिटी से रिलेटेड, कि डिसलेक्सिया जो है वो मुख्य रूप से किस प्रकार की कठिनाई से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया बहुत 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 इंपॉर्टेंट, आप इसको कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जा चुका है सीटेट में। तो डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग से रिलेटेड है, ठीक है, पढ़ने से। बच्चा जो है जब वर्ड्स को अच्छे से समझ कर नहीं पढ़ पाता है, उसको पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है, तो वो लिखने में अच्छा है, वो गणितीय गणना करने में अच्छा है, वो बोलने में अच्छा है, लेकिन जब वो उस अक्षर को पढ़ता है, उस बुक को पढ़ता है, तो वो उसको पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई का महसूस करता है, उसको डिसलेक्सिया डिसेबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक बच्चा जो है अक्षरों को पढ़ने अक्षरों और शब्दों को लिखने में लगातार गलती करता है, जैसे वी को पी लिखता है और वी को डी लिखता है, ये किस अधिगम की अक्षमता का संकेत हो सकता है। तो डिसलेक्सिया तो हमने पढ़ लिया कि डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से रिलेटेड है, ठीक है। डिसग्राफिया जो है वो हो सकता है लिखने को रिलेटेड है। डिसकैलकुलिया मैथ से मैथ्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने से रिलेटेड है। ऑप्टिज्म जो है वो भी एक एक तरह का डिसेबिलिटी है। तो डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने से संबंधित है। जब बच्चा जो है वो वर्ड्स में अंतर नहीं कर पाता है कि डी और बी में क्या अंतर है, तो वो बच्चा जो है वो डिस्ग्राफिया से एक ग्रसित हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि स्वलीनता। स्वलीनता जो है, स्वलीनता से ग्रसित जो बच्चे हैं वो मुख्य रूप से उनमें कौन सी कठिनाई जो है वो पाई जाती है। तो स्वलीनता में जो है, जब ऑप्टिज्म से बच्चे जो है वो ग्रसित होते हैं, तो वो जो होते हैं उनमें सोशल कांटेक्ट करने में, सोशल एक संप्रेषण करने में, अंत्यक्रिया करने में या संचार में कठिनाई का महसूस करते हैं, ठीक है। वो ज़्यादातर अकेला ही रहना पसंद करते हैं, वो स्वयं में ही लीन रहते हैं, वो किसी प्रकार का संचार में उनको कठिनाई आती है, किसी दूसरे के सामने खुद को प्रेजेंट करने में, या फिर किसी और तीसरे व्यक्ति के साथ बात करने में वो जो है कठिनाई डिसेबिलिटी का जो है वो महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रतिभाशाली गिफ्टेड जो चाइल्ड होते हैं उसमें उसकी उस बच्चे की क्या विशेषता होती है। तो गिफ्टेड चाइल्ड जो है वो रटने की उच्च क्षमता क्या उनमें होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो रटने में बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि मौलिक और अवसारी सोच। नेक्स्ट है कि दूसरों के विचारों की नकल करना, धीमी गति से सीखना। गिफ्टेड चाइल्ड है तो धीमी गति से बिल्कुल नहीं सीखेगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरों के विचारों की नकल करना वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन हमारा रहा मौलिक और अवसारी सोच, ठीक है। तो उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है उस बच्चे में, गिफ्टेड चाइल्ड में होती है, ठीक है। वो एक, अगर उसको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, एक समस्या उसको दे दी जाती है, तो वो उस समस्या का बहुत तरीके से हल करने की कोशिश करता है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग उसमें होती है। अब सारी सोच वाला वो बच्चा होता है, तो गिफ्टेड चाइल्ड उसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता। जो क्रिएटिविटी है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है। तो सृजनात्मकता जो क्रिएटिविटी होती है वो अपसारी सोच से संबंधित होती है क्या? अभिसारी सोच से होती है, अपसारी से होती है, मॉडलिंग से या अनुकरण से। तो क्रिएटिविटी जो होती है वो ये होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड, अपसारी सोच से। जब बच्चा जो है एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर ढूंढ लेता है, बहुत सारे तरीके से उसको हल करने की कोशिश करता है, तो वो अपसारी सोच कहलाती है। क्रिएटिविटी उसका मुख्य रूप से उसमें संबंधित होती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो जो एनसीएफ 2005 है उसमें शिक्षक जो है वो एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा, एक सुविधादाता के रूप में काम करेगा, ठीक है। उसमें उसको तानाशाह नहीं होगा, बिल्कुल भी निर्देशक बिल्कुल नहीं होगा, सत्तावादी भी बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि टीचर जो है वो टीचर ना होके क्लास में सिर्फ फैसिलिटेटर जो है, सुविधादाता जो है, एक बच्चे को एक सुविधा प्रोवाइड करने के लिए टीचर को माना जाता है, ठीक है। एक फैसिलिटेटर के रूप में टीचर जो है वो एनसीएफ 2005 का मानना था कि टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में ही काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, का उदाहरण है। यहाँ पर असेसमेंट आपको पता है 3 से 4 प्रकार की होती है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसी प्रकार के 4 और प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर लर्निंग पूछा गया है, के लिए सीखना, ठीक है, के लिए आकलन। तो इसका जो सही आंसर होगा इसका होगा कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए आकलन, ठीक है। ये इसलिए होता है
ताकि जो बच्चा जो है वो सीख रहा है उसको रचनात्मक प्रतिक्रिया दी जा सके। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। जो पोर्टफोलियो है वो क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बच्चे का केवल खराब प्रदर्शन है, ये मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुकी हूँ। जब केवल क्वेश्चन में लाइन में आ जाता है तो केवल वो नेगेटिव टर्म हो जाता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। शिक्षक की डायरी है, बिल्कुल भी नहीं। एक सामान्य अवधि के लिए बच्चों के कार्य की प्रगति को व्यवस्थित संग्रहण करना है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होगा कि बच्चे की जो प्रगति है या बच्चे के जितने भी काम हैं उनको पोर्टफोलियो में रखा जाता है, ठीक है। माता पिता की सहायक पुस्तिका ये बिल्कुल नहीं है। ये बच्चे का जो भी काम है या बच्चे की जो भी प्रोग्रेस है उसको एक व्यवस्थित रूप से संग्रहित करके रखा जाता है, उसको पोर्टफोलियो जो है वो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञान और संवेग यानी कि कॉग्निशन और इमोशन, ठीक है, दोनों में क्या एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है बहुत इंपॉर्टेंट। कि जो कॉग्निशन है और इमोशन है, संज्ञान और संवेग है, ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे से क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं या सन्निहित हैं, इंटरलेट हैं। नेक्स्ट है कि संज्ञानात्मक संवेग को प्रभावित करते हैं, ये भी नहीं होगा। कोई दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो ये जो है एक दूसरे से बिल्कुल सन्निहित हैं, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल संबंध रखते हैं। कॉग्निशन और इमोशन, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है आंतरिक प्रेरणा। जो इनर मोटिवेशन है उसका क्या उदाहरण हो सकता है? तो इनर मोटिवेशन का उदाहरण है कि अपनी रुचि और जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए कोई नई भाषा सीखना, ठीक है। मतलब कि एक बच्चा है उसमें एक बहुत ज़्यादा क्यूरिसिटी है, तो वो उसको शांत करने के लिए एक नई भाषा को सीख रहा है स्वयं ही, ठीक है, उसको कोई टीचिंग नहीं दी जा रही है, उसको कोई बोला नहीं जा रहा है कि आपने ये भाषा सीखनी है। उसमें खुद से एक मोटिवेशन उत्पन्न होता है कि मैंने ये भाषा जो है वो सीखनी है, तो वो उसके लिए सीख रहा है। वो इनर मोटिवेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है कि बच्चों की गलतियां, एरर्स जो होते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, ये क्या दर्शाते हैं? जो एरर्स हैं उनको एक गलती ना समझा जाके उनको एक एक मोटिवेशन के रूप में समझा जाता है, ठीक है, जब अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर हम किसी भी काम को, यहाँ पर तो सिर्फ बच्चों की बात की जा रही है, अगर बड़ों की भी बात की जाए, वो किसी भी काम को सीखते हैं तो गलती का होना जो है वो लाजमी ही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जिस व्यक्ति को कोई स्कूटी वगैरह चलाना नहीं आता है, अगर वो स्कूटी सीख रहा है तो वो गलतियाँ करेगा ही करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रही हूँ कि गलतियाँ जो है उनको एक मतलब एक मोटिवेशन के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों की सोच और विचारों को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है, ठीक है। बच्चा जो भी गलतियाँ कर रहा है उससे उससे पता चल जाएगा कि बच्चे की सोच कैसी है, उसके विचार कैसे हैं। ये एक महत्वपूर्ण अवसर टीचर के लिए हो सकता है उसकी गलतियों को देखकर। जब टीचर जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो चल रही होती है, तो उसमें जब बच्चा गलती करता है तो टीचर के लिए बहुत सुनहरा अवसर हो जाता है कि बच्चे की सोच और विचारों को समझ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक रचनावादी। जो कक्षा है उसकी क्या विशेषता है? तो सामाजिक सामाजिक रचनावादी जो कक्षा है उसमें ज्ञान का निर्माण बच्चों द्वारा सामूहिक गतिविधियों और अंत्यक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो का पहला चरण कौन सा होता है? समस्या समाधान का पहला चरण होता है समस्या को पहचानना। पहले तो हमें आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। प्रॉब्लम को पहचानना है सबसे पहले कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ही हम उसके आगे का काम करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला चरण माना जाता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। नेक्स्ट है मेटाकॉग्निशन जो है या अधिसंज्ञान जिसको कहा जाता है, उसका क्या तात्पर्य है? तो मेटाकॉग्निशन जो होती है वो ये होती है कि अपनी ही सोच के बारे में सोचना या अपने चिंतन के प्रति जागरूकता, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्थक अधिगम, ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग जो है वो तब होती है जब नई जानकारी को छात्र के पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। एक बच्चा है उसको हमने कोई नई चीज़ के बारे में सिखाना है, तो पहले उसको देखना है कि उस चीज़ के बारे में बच्चे में कितना नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज उसका चेक करना है।
उसके बाद ही बच्चे को वो चीज़ सिखानी है, तो ये बहुत ज़्यादा एक सार्थक अधिगम जो है वो कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर एक टीचर ने बच्चे को संज्ञा पढ़ाना शुरू करनी है, तो संज्ञा से रिलेटेड वो पहले उससे क्वेश्चन पूछेगा कि उस चीज़ के बारे में वो कितना जानता है, उसके बाद उसको पढ़ाना शुरू करेगा, तो वो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट टीचर के लिए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, ये कथन क्या कहलाता है? तो ये कथन क्या कहलाता है? ये कथन कहलाता है जीन पियाजे का। ठीक है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में समझ का सृजन स्वयं ही करते हैं। ठीक है, तो ये जीन पियाजे का एक कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड है कि यह एक सामाजिक संरचना यानी कि सोशल कंस्ट्रक्ट है जो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग होती है। ठीक है, तो बाल्यावस्था की अवधारणा है। ठीक है, सामाजिक संरचना है जो कि अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग होती है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक बच्चे का बड़े होना, ठीक है, बाल्यावस्था, और एक जानवर के बच्चे की बाल्यावस्था अलग अलग होती है। ठीक है, सभी संस्कृतियों की। जैसे कि अगर चींटी है तो उसमें उस तरह से होगा, मतलब अलग अलग प्रजातियों की जो सामाजिक संरचना है वो अलग अलग होती है, उनका बाल्यावस्था अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि एक बच्चा सूक्ष्म गामक कौशल जो फाइन मोटर स्किल है उसका प्रयोग कर रहा है, तो वह निम्नलिखित में से क्या कर रहा होगा? ठीक है, तो एक फाइन मोटर स्किल बच्चा उपयोग कर रहा है, तो वो मटर छीलना और पेंसिल से लिखना, हाथों का जब प्रयोग किया जाता है तो वो फाइन मोटर स्किल जो है वो कहलाता है। ठीक है, जब बच्चा एक पेंसिल से लिख रहा है तो वो फाइन मोटर स्किल का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, सूक्ष्म गामक कौशल बच्चे में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता डाइवर्सिटी को कैसे संबोधित कर सकती है? तो वो कर सकती है कि बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि को स्वीकार करके उसको महत्व देके। ठीक है, आपको पता है कि एक क्लास में बहुत सारी संस्कृतियों से या बहुत सारी भाषाई पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, तो उनको वो स्वीकार करेगी और उसको महत्व देगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही भाषा को महत्व दिया जाएगा या एक ही बच्चे को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। वो सभी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ख्याल रखते हुए उसको महत्व देकर स्वीकार करेगी, तो वो डाइवर्सिटी यानी कि विविधता को संबोधित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का स्वरूप कैसे होना चाहिए? तो वो मूल्यांकन का स्वरूप जो है वो बहुआयामी होना चाहिए। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल जो है वो होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मानना है कि मूल्यांकन जो है यानी कि इवैल्यूएशन जो है वो मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी नर्तक या डांसर जिसको कहा जाता है या एथलीट में कौन सी बुद्धि सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि हार्वर्ड गार्डनर मानते थे कि इंसान में 8 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तो एक डांसर जो है या एथलीट जो है उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? तो वो मानते थे कि एथलीट में शारीरिक गतिक संवेदी बुद्धि पाई जाएगी। ठीक है, बॉडली काइनेस्टिक जो है वो बुद्धि उसमें पाई जाएगी। ठीक है, वो अपने शरीर का प्रयोग करके, नर्तक जो है वो नाच रहा है तो अपने शरीर का प्रयोग कर रहा है, बॉडीली शारीरिक गति कर रहा है वो एथलीट भी, तो उसमें बॉडीली काइनेस्टिक जो है इंटेलिजेंस पाई जाएगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है और तार्किक तर्क विकसित होता है? तो विकास की किस अवस्था में होता है? विकास की ये वैचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है उसमें तार्किक सोच जो है वो उसका विकास होता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण जो कल्चरल टूल्स हैं उसका सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो कल्चरल टूल का उदाहरण है भाषा, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में फिट करने के लिए बदलते हैं, तो प्याजे ने इसे क्या कहा है? तो प्याजे ने इसको कहा है समायोजन, एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन प्याजे इसमें मानते थे कि जो पुराने स्कीमा में बदलाव करके नई जानकारी जोड़ी जाती है, तो यह समायोजन जो है, एकोमोडेशन जो है वो कहलाता है। यदि बिना बदलाव के उसको जोड़ा जाता है तो वह समावेशन बन जाता है। ठीक है,
जब एक नए विचार को जोड़ा जाता है तो वो उसमें बदलाव नहीं किया जा रहा है तो वो एकोमोडेशन जो है वो कहलाता है। अगर बिना उसमें बदलाव किया जा रहा है तो एसिमिलेशन जो है वो कहलाता है, समायोजन जो है वो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेडपीडी से रिलेटेड। तो उसका क्या अर्थ होगा? जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है वो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो मदद के साथ कर सकता है, उनके बीच का अंतर है। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया कि स्कैफोल्डिंग क्या है। स्कैफोल्डिंग जो है, जब बच्चा कोई काम कर रहा है उसमें उसमें अड़ जाता है और उसमें किसी बड़े की सहायता उसको दी जाती है तो वो स्कैफोल्डिंग जो है वो कहलाता है। अब जो जेड पीडी है वो ये है कि जब बच्चा एक खुद से कर रहा है और बच्चा जो है वो दूसरे की मदद लेके कर रहा है, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो जेडपीडी कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को अपनी कक्षा में बच्चों की भ्रांतियों को कैसे संभालना चाहिए। बच्चों में जो भी एक मिसकॉन्सेप्शन जो बन जाते हैं तो उनको कैसे एक शिक्षक को संभालना चाहिए। ठीक है, तो बच्चा जो है किसी चीज़ के ऊपर जो है अपनी भ्रांति बना लेता है कि ये चीज़ ऐसे ही होगी, ये काम ऐसे ही होगा। बच्चे में एक मिसकॉन्सेप्शन जो है वो उत्पन्न हो जाती है, तो उसको टीचर को कैसे संभालना चाहिए। तो टीचर को चर्चा करके या तर्क के माध्यम से उन भ्रांतियों को चुनौती देकर सही समझ विकसित बच्चे में करनी चाहिए। आगे है एडीएचडी, यानी कि जो एक हाइपर एक्टिविटी जो डिसऑर्डर है, वो बच्चे के मुख्य लक्षण उसमें क्या होते हैं। तो उसमें जो लक्षण होता है वो ये होता है कि जो ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और अत्यधिक आवेग बच्चे में होता है, वो एडीएचडी जो है वो कहलाता है। बच्चा जो है वो सही ढंग से अटेंशन किसी चीज के ऊपर नहीं दे पाता है, तो वो एडीएचडी का शिकार बच्चा जो है वो माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनावादी दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता है। तो वो होता है व्याख्यान और रट कर याद करना। व्याख्यान जब या फिर रटकर जो बच्चा याद करता है तो वो संरचनावादी दृष्टिकोण का समर्थन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि जब कोई बच्चा जो है वो किसी समस्या को हल करने के लिए अलग अलग संभावित संसाधनों के बारे में सोचता है तो वह किस प्रकार का चिंतन कर रहा है। तो वो कर रहा है अपसारी चिंतन, डाइवर्सन थिंकिंग का प्रयोग बच्चा जो है वो कर रहा है। किसी समस्या को हल करने के लिए अलग अलग संभावित समाधानों का प्रयोग जो कर रहा है, यानी कि वही हो गया कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चा जो है वो बहुत तरीकों का उपयोग कर रहा है, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चे की कहलाती है। ठीक है, आगे है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, जो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी है, उसका क्या अर्थ होता है। तो उसका अर्थ होता है कि बच्चे की आवाज़ या विचार और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देना। ठीक है, तो वो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर की, कोहल वर्ग के अनुसार जब कोई बच्चा नियम का पालन इसलिए करता है ताकि उसे सजा ना मिले तो वह नैतिक विकास के किस चरण में आएगा। तो कोहल वर्ग आपको मैंने बता दिया कि उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है, और जब वो मानते थे कि बच्चा कोई काम इसलिए नहीं कर रहा है, कोई गलत काम, कि उसको सजा मिलेगी, तो वो किस चरण में आएगा, वो आएगा दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास में। ठीक है, तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर का क्वेश्चन है कि विभेदित अनुदेशन का क्या अर्थ है। तो विभेदित अनुदेशन का अर्थ है कि शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण के तरीकों और सामग्री को अपनाना या बदलना। ठीक है, वो विभेदित अनुदेशन जो है वो कहलाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण जो है उसका गुण किस अवस्था में आता है। यह समझना कि बर्तन का आकार बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलती है। तो एक संरक्षण का गुण बच्चे में कौन सी अवस्था में विकसित हो जाता है। बच्चा जब ये समझ पाता है कि अगर गिलास में पानी है या किसी थाली में पानी है तो पानी की मात्रा जो है वो बराबर ही है, लेकिन सिर्फ उसका जो उस चीज़ में डालने से सिर्फ उसका आकार चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ बच्चा जो है वो कौन सी एज में समझ जाता है, तो ये चीज़ बच्चा समझता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो यानी कि 2 से 7 वर्ष की जब आयु में बच्चा होता है तब ये बच्चा जो है ये बात को समझ पाता है। ठीक है, तो ये आज की क्लास के सबसे इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस रहे। ये सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इसी तरह की और भी क्लासेस को देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को जरूर शेयर कीजिए, और अभी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।